दोस्तों 5 साल सरकार चलाने के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा तो कहा काम बोलता है, अब नाकाम बताया। कुछ समय तेजस्वी यादव ने सरकार चलाई, नौकरियां दी तो कहा मैंने रोजगार दिया, हमारी सरकार बनवाओ, हम पहली कलम से 10 लाख नौकरियां देंगे। केजरीवाल चुनाव लड़े तो बोले हम आपको फ्री बिजली पानी देंगे, फ्री शिक्षा देंगे। हर नेता अपने किए कराए पर वोट मांगता है, लेकिन दोस्तों मोदी भारत के पहले ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री हैं, जो पहले भी कांग्रेस से डराकर वोट मांगते थे, मुसलमानों से डराकर वोट मांगते थे, अब भी वही कर रहे हैं। 10 साल बाद भी इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी ये कह रहे हैं कि हिंदुओं डरो, अगर कांग्रेस आ जाएगी तो मंगलसूत्र छीन लेगी और विरासत टैक्स लगा देगी। कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जिस जनता पर मोदी ने जीएसटी टैक्स बिना पूछे लाद दिया, अन्न तक पर टैक्स लाद दिया, रोड पर चलने का महंगा टैक्स लगा दिया हो, जो मोदी टैक्स पर टैक्स अब तक लादते गए हो, बढ़ाते गए हो, वो मोदी भारत की हिंदू जनता को विरासत टैक्स से डरा रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मोदी के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनको झूठ बोलने के लिए लाइसेंस थोड़ी लेना पड़ता है। तो दोस्तों अब ये विरासत टैक्स क्या है, क्या भला होता है ये विरासत टैक्स, आज इसी को समझेंगे। दोस्तों अमेरिका में ऐसे 2 तरह के टैक्स हैं, एस्टेट टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स। हिंदी में अगर कहें तो संपत्ति कर और विरासत कर। इनहेरिटेंस टैक्स मतलब विरासत कर, ये उन पर लगाया जाता है जिनको विरासत में अपने पूर्वजों से संपत्ति मिलती है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर अमेरिका में किसी की मौत हो जाती है और वो अपनी संपत्ति अपने 3 बच्चों के लिए छोड़ देता है, तो जितना हिस्सा जिस बच्चे के पास आएगा तो उसे उतना टैक्स भरना पड़ता होगा। अमेरिका और जापान समेत दुनिया के कई देशों में ये टैक्स लगाया जाता है। कई देशों में तो संपत्ति टैक्स 50% से ज़्यादा है, लेकिन उन देशों में कमाई भी उतनी ही ज़्यादा है। जब किसी को विरासत में कोई संपत्ति मिलती है तो संपत्ति ट्रांसफर होने से पहले ये टैक्स लिया जाता है। दोस्तों भारत में कांग्रेस इस विरासत टैक्स को खत्म करने वाली पार्टी है। जी हाँ, सच यही है। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तब उनकी सरकार ने विरासत टैक्स को खत्म किया था। 1953 में भारत में पहली बार ये टैक्स आया। इसे कहा गया द स्टेट ड्यूटी एक्ट 1953। इसके मुताबिक अगर किसी इंसान के नाम कोई भी चल या अचल संपत्ति थी जो उस शख्स की मौत के बाद बेटे या फिर बेटी को ट्रांसफर होती तो उस पर एक एस्टेट ड्यूटी लगती थी। ये टैक्स 5% से शुरू होकर 40% तक था, यानी जितनी ज्यादा संपत्ति उतना ज्यादा ही टैक्स। 1970 आते आते इसकी टैक्स लिमिट और बढ़ा दी गई, लेकिन 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। दोस्तों आज की तारीख में मैं आपको लखनऊ की ही बात बता रही हूँ। अगर आप लखनऊ विकास प्राधिकरण में मकान खरीदते हैं तो वो मकान आप जितने में खरीद रहे होंगे उस मकान का मूल्य आपको जिससे खरीद रहे हैं उसको देना है। फिर स्टाम्प ड्यूटी 7% देनी है, फिर कोर्ट फीस 1% देनी है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन अब आपको पानी के बिल में हाउस टैक्स की रसीद में अगर पुराने मालिक की जगह अपना नाम चढ़वाना है तो नगर निगम के दफ्तर में मकान की कीमत का 1% प्लस 18% जीएसटी जमा करना होगा, तब आपका नाम बदलेगा। आवास विकास का मकान है तो आवास विकास और नगर निगम, आपको वैसे दोनों जगह ही टैक्स देना होगा। खून के रिश्ते और बगैर खून के रिश्ते दोनों जगह कम ज्यादा राशि के साथ ये टैक्स लागू है। अगर आप अपने पिता की 2-3 संतानों में एक संतान है, आपके पिता ने अगर आपको कोई मकान दिया है तो भी नगर निगम या जो भी अथॉरिटी आपके पिता के नाम से आपके नाम पर मकान करेगी वो खून के रिश्ते के केस में भी संपत्ति ट्रांसफर करने के लिए पैसे लेती है। संपत्ति ट्रांसफर करने पर जीएसटी प्लस टैक्स क्यों पड़ रहा है, वो भी मोदी सरकार में क्यों पड़ रहा है, ये जानकारी आपको कहीं कोई नहीं देगा।
जिन लोगों ने इस विरासत टैक्स को भरा है वो कमेंट भी कर सकते हैं। इसका नाम ही केवल विरासत टैक्स नहीं है, लेकिन है ये विरासत टैक्स जैसा ही। इस पर उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार बिल्कुल बोलती बंद है, उसकी कुछ नहीं बोलती। दोस्तों, भारत में राजीव गांधी के समय जो विरासत टैक्स जैसा जो टैक्स पड़ता था, उसके हटाए जाने के पीछे 3 बड़े कारण थे। मैं आपको एक एक करके सब बता दूं। पहला था, सरकार को इस टैक्स से जो रेवेन्यू मिल रहा था वो बेहद कम था। दूसरे, लोग बड़ी आसानी से इस टैक्स की कमियों को समझ लेते थे और अपनी विरासत की संपत्तियों को छिपा लेते थे। और जो तीसरा रीजन था वो ये था, जो ये एक्ट था द एस्टेट ड्यूटी टैक्स, ये बहुत पेचीदा था, जिसकी वजह से बहुत सारे केसेस दर्ज हो गए थे और सरकार के लिए इन मुकदमों को लड़ना बहुत भारी पड़ रहा था। दरअसल भारत में इस टैक्स का मकसद था आर्थिक असमानता को खत्म कर देना, लेकिन इस टैक्स से ये मकसद पूरा हो नहीं रहा था, इसीलिए राजीव गांधी की सरकार ने इसे खत्म किया था। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आई तो विरासत टैक्स लगा देगी, लेकिन कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का कहना है कि कांग्रेस नहीं बल्कि मोदी सरकार ने यह टैक्स लाने की कोशिश की थी। जरा बीजेपी के जयंत सिन्हा का ज्ञान सुनिए। Which is why we need estate taxes, so that we take away at least 50 or 55% of the advantage that dynastic business people already have right now. So it's about leveling the playing field and creating opportunity. By the way, taxes in the US and elsewhere, you said I've spent a lot of time in America and I have. I can tell you, estate taxes are 55% there. अब इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जयराम रमेश कहते हैं कि 2014 में मोदी सरकार विरासत कर लागू करना चाहती थी। इससे पहले 1996 और 1999 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी के घोषणा पत्र में इसका जिक्र था। बीजेपी के इन दोनों घोषणा पत्रों में पुनर्वितरण शब्द का जिक्र था। इसके बाद 2017 में ऐसी रिपोर्ट सामने आई थी कि मोदी सरकार इनहेरिटेंस टैक्स को फिर से लागू करने जा रही है। 2018 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इनहेरिटेंस टैक्स की तारीफ करते हुए कहा था कि पश्चिमी देशों में इस तरह के टैक्स से अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों को बड़ा अनुदान मिलता है। इसके बाद 2019 में भी मोदी सरकार ने बजट में इनहेरिटेंस टैक्स को पेश करने की तैयारी की थी। लेकिन दोस्तों, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ही रैली में ये बात कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जीती तो वो विरासत टैक्स लगाकर आपकी संपत्ति छीन लेगी।